Welcome again to my channel Polytech Guru by Naveen Kumar. This lecture basically describe or basically the continuation of previous lecture. Previous lecture में जहाँ भी हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की बात की थी ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल के केस में, उसको हम कंटिन्यू कर रहेंगे इस सेगमेंट में, जहाँ पे हम मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस एंड मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड केस के केस में और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड केबल्स के केस में। देन हम कुछ एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल एज अ केस स्टडी लेंगे अपने इस होल सेगमेंट के लिए एंड विल सी कि कहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि कहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरत है एंड कितनी अमाउंट ऑफ वो थिंग्स आपकी यूज़ की जाएंगी या लगेंगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन बाय अ न्यू सेगमेंट which is mechanical design of overhead lines. So इस केस में बेसिकली जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म एसोसिएट करते हैं मैकेनिकल डिज़ाइनिंग ऑफ लाइंस के केस में, दैट इज़ योर सैग एंड स्पैन. फर्स्ट पॉइंट इज योर सैग, व्हाट इज सैग, एंड सेकेंड पॉइंट इज योर व्हाट इज स्पैन. सो सैग इज बेसिकली सैग क्या होता है कि कंडक्टर और स्ट्रेट लाइन के बीच के गैप को हम सैग कहते हैं. अगर आप दो टावर की बात करें, लाइक ये दो टावर कनेक्टेड हैं और इन दो टावर के बीच में कोई कंडक्टर आपका कनेक्टेड है, वो कंडक्टर आपका इस तरीके से बेंड हुआ है, तो इमेजिनरी लाइन आपकी क्या है ये, ठीक, एंड एक्चुअल आपकी कंडक्टर की क्या है ये. तो कंडक्टर के लोवेस्ट पॉइंट से इस लाइन के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सैग, दैट इज योर सैग. ठीक है, तो एक्चुअल कंडक्टर का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से और टॉप ऑफ जो कंडक्टर टावर्स के टॉप्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सैग. स्पैन क्या होता है? स्पैन बेसिकली होता है दो ओवरहेड जो टावर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस. ठीक है, तो दिस इज योर लेंथ ऑफ स्पैन की टावर ये है अगर, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये, दिस इज़ योर लेंथ ऑफ स्पैन. तो एक एक करके आप इसकी बात करते हैं, क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग के पार्ट में जाते हो तो सैग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सैग आपके क्या होता है, ये जो मिनिमम के ग्राउंड क्लियरेंस है ज़मीन से इसकी डिस्टेंस कितनी है इसको गवर्न करता है. टावर की हाइट आपको पता होती है, टावर आपने कितने मीटर पर इंस्टॉल किया हुआ ये हाइट आपको पता है. सैग की अगर आपको कैलकुलेशन हो जाए या सैग की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता चल जाएगा कि कितना मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है हमारे पास. इस मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस के अलग अलग कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग कुछ पॉइंट हैं. लेट्स सी द पॉइंट कि ग्राउंड क्लियरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं ओवरहेड लाइन के केस में, ठीक है, अगर एक नॉर्मल ओवरहेड लाइन के केस में बात करें कि ग्राउंड से उसका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपकी जो लाइन है वो लो या मीडियम है, लाइक लो और मीडियम आपकी ओवरहेड लाइन्स है या वोल्टेज लाइन है, तो उस केस में अगर आपकी जो कंडक्टर है वो अक्रॉस द स्ट्रीट आ रहा है, इसमें 3-4 पॉइंट ले लेंगे. दिस इज योर फॉर अक्रॉस द स्ट्रीट और दिस इज अलोंग. अगर आप रोड के साथ में हैं आपकी, तो आपकी मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए. रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए. ठीक है, ये दो पॉइंट हैं. या थर्ड कह सकते हैं कि जहाँ पे रोड की बात ना हो रही हो, नॉर्मल कंडीशन में जहाँ ना क्रॉस हो या नहीं अलोंग की बात हो रही, वहाँ पे मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए. तो लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन के केस में जो स्टैंडर्ड कहता है कि इट शुड बी 5.8 मीटर और 19 फीट. क्या आपकी मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं. अगर आप रोड के साथ में हैं तो 5.5 मीटर और 18 फीट. ठीक है, मान लीजिए ये रोड है और दो टावर आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये यहाँ से बीच में कंडक्टर है.
तो इस कंडक्टर का ये जो आपका सैग बन रहा है या इससे जो ग्राउंड से आप इसकी क्लियरेंस निकाल रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये होता है आपका अक्रॉस। अब ऐसे ही आपके रोड है और ये आपका टावर एक यहाँ पर है, एक टावर यहाँ पर है, तो इसके साथ में अगर कोई कंडक्टर चल रहा है तो ये इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर जा रहा है, दैट इज़ योर अलोंग द स्ट्रीट एंड अक्रॉस द स्ट्रीट बात हुई। और तीसरा केस है जब आप स्ट्रीट की बात ना करें, एक नॉर्मल जगह की बात करें जहाँ पर रोड का कोई रोल ना हो, तो उस केस में आपका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए 4.6 मीटर या आप कह सकते हैं 15 फीट अबव द ग्राउंड। ये आपकी बेसिकली बेयर कंडक्टर के केस में है, ठीक है। सेकेंड वन कि अगर आप हाई वोल्टेज लाइंस या कह सकते हो अप टू 11 kV लाइन की बात कर रहे हैं, तो अप टू 11 kV लाइन के केस में अक्रॉस द स्ट्रीट के लिए आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6.1 मीटर या कह सकते हैं 20 फीट की, और अलोंग के लिए इट शुड बी 5.8 मीटर या 19 फीट, ठीक है। एंड सेम अदर पोजीशंस के लिए इट शुड बी 5.2 मीटर और 17 फीट, ठीक है। सेम एज अगर आप हाई वोल्टेज लाइन अप टू 30 kV की बात कर रहे हैं, दिस इज अप टू 11 kV, दिस इज अप टू 33 kV, तो 33 kV की लाइन के लिए विच इज़ बेसिकली हम लोग पॉसिबल नहीं रखते हैं कि स्ट्रीट और इसके क्रॉस में इतना जाए, तो यहाँ पर आपका 6.1 मीटर या कह सकते हैं 20 फीट का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेम एज अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से कोई आपका वायर जा रहा है या बिल्डिंग के ऊपर से कोई ओवरहेड लाइन जा रही है, तो उसके लिए आपका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस, मान लीजिए एक आपका यहाँ पे टावर कनेक्टेड है और ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर से अगर जा रहा है या बिल्डिंग के क्रॉस जा रहा है, तो उसके लिए आपका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं तो जो ये वर्टिकल क्लियरेंस होनी चाहिए इट शुड बी 2.44 मीटर और 8 फीट। यहाँ पर हम इस रूफ के ऊपर से बात कर रहे हैं, बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट इतना आपका फिट का या इतना मीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। या हॉरिजेंटल अगर स्पैन इसकी बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग के बगल से अगर लाइन निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट 1.2, ये जो आपकी डिफरेंस है इट शुड बी 1.22 मीटर और कह सकते हैं 4 फीट का कम से कम डिफरेंस हमको लेके चलना पड़ेगा जब हम बिल्डिंग के ऊपर से किसी ओवरहेड लाइन को पास कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज अगर आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस को बिल्डिंग के ऊपर से पास कर रहे हैं तो ये आपके चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केस में कि बियॉन्ड 11 to 33 kV लाइंस, तो ये वैल्यूज़ आपकी अगर आप 33 kV की लाइन पे जा रहे हैं तो इट शुड बी 3.66 मीटर या कह सकते हैं कि 12 फीट। और ये लाइन आपकी सेम हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल पोजीशन में दिक्कत है क्योंकि आपकी सैग यहाँ पर जो बिल्डिंग कंडक्टर का डेप्थ होता है या कंडक्टर का जो झूलना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वो आपका डिपेंड करता है, तो इस वजह से हमको वर्टिकली बिल्डिंग के ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 3-4 वैल्यूज़ मैंने बताया एज अ स्टैंडर्ड। नाउ सैग की कैलकुलेशन क्या होती है, सैग बेसिकली होता क्या है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि लेट सपोज एक टावर आपका ये है, ठीक है, टावर ए, एक टावर आपका ये है टावर बी, और इन दोनों टावर के बीच में एक कोई कंडक्टर है जिसमें कंडक्टर में कोई सैग आ गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से जो आपका मिनिमम पॉइंट है ये वाला कंडक्टर का, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सैग, ठीक है, डी। तो सैग डी किस पे डिपेंड करता है, सैग डी डिपेंड करता है आपके इस कंडक्टर के वेट के ऊपर। कंडक्टर का वेट क्या है, एक्चुअल वेट आपको यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब इस पर्टिकुलर लोवेस्ट पॉइंट पे ये जो आपका कंडक्टर कनेक्टेड है तो इसको कहते हैं तनाव, टेंशन। तो दिस टी, दिस वेट एंड दिस टोटल लेंथ, अगर ये आपकी लेंथ है, स्पैन है दो कंडक्टर के बीच का, दो टावर के बीच का, तो इन 3 फैक्टर्स पे, लेंथ पे, वेट पे और टेंशन टी पे डिपेंड करता है आपका सैग। तो सैग क्या कहता है, सैग कहता है वेट इनटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स दिस टेंशन टी, दिस इज योर सैग।
ठीक है। अब इस सैग के आने की वजह से एक्चुअल में आपको कंडक्टर की ज़रूरत थी यहाँ तक, एक्चुअल में आपकी कंडक्टर की जो लेंथ थी वो लेंथ होनी चाहिए दोनों टावर के बीच के डिफरेंस, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सैग की प्रॉब्लम आ गई, तो सैग की प्रॉब्लम की वजह से अब जो आपकी कंडक्टर की लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी L + 8d² अपॉन 3L। यहाँ पर सैग की वजह से, दिस सैग की वजह से आपकी जो कंडक्टर की एक्चुअल लेंथ है वो अब डिफर कर जाएगी। ठीक है। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं सैग को? फैक्टर्स आपके लाइक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वाइंड, इफेक्ट ऑफ आइस, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्पैन और इफेक्ट ऑफ कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं सैग को। तो एक बार हम पॉइंट्स पहले लिख लें फिर बताएं आपको। सो दीज आर द बेसिकली पॉइंट जिसमें अगर आप फैक्टर अफेक्टिंग, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैग। फर्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सी समर में आपका हाई टेम्परेचर होने की वजह से कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है। कंडक्टर की लेंथ बढ़ने से अगेन होता क्या है कि सैग हमारा और बढ़ जाता है। सेम एज अगर आप विंटर की बात करें तो वहाँ पर सैग रिड्यूस हो जाता है कंडक्टर की, चूँकि वहाँ पे विंटर्स में क्या होता है कंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे टेंशन के बढ़ने की वजह से सैग आपका रिड्यूस कर जाता है। तो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर भी आपके सैग को कम या ज़्यादा करता है। विंड की अगर हम बात करें तो जब विंड आपकी ब्लो करती है तो ये एक कंडक्टर पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, अगर विंड आपकी ऐसे ब्लो कर रही है तो कंडक्टर पे इसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कंडक्टर पे रिजल्टेंट फोर्स वर्क करता है और कंडक्टर का जो वेट होता है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सो विंड की वजह से आपका कंडक्टर के सैग में चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आएंगे। सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब डिज़ाइनिंग के लिए जाएं आप ओवरहेड लाइंस की, तो सैग में आप ये टेंशन, ये विंड कंडीशन की पॉसिबिलिटीज़ लिमिट को या परमिसिबल लिमिट को भी कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि इफेक्ट ऑफ आइस। आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, विंटर सिचुएशंस रहती है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपके इस कंडक्टर पे आइस का फॉर्मेशन हो जाए। तो आइस के फॉर्मेशन होने की वजह से ये आपके वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर एक वेट क्रिएट करता है। ठीक है, तो वेट आप उसमें वेट का, आइस का वेट भी आ जाता है और कंडक्टर का वेट भी आ जाता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो इससे आपका इफेक्ट जो होता है सैग पर, चूँकि आप दो वेट है आपके पास, एक कंडक्टर का खुद का वेट है और कंडक्टर पर लगे हुए आइस का वेट है, तो इन दोनों वेट को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान ओवरहेड लाइंस इन अ कोल्ड सिचुएशन और इन अ जहाँ पे ठंडक की सिचुएशन ज़्यादा होती है, आइस फॉर्मेशन की कंडीशन ज़्यादा होती है। सेम एज लेंथ ऑफ स्पैन भी मैटर करता है, क्योंकि आप टॉलर, आपका जो सपोर्ट है टावर का वो कितना टॉलर है या कितना उसके बीच में डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस आपका होगा, मान लीजिए आपका एक टावर ये है, एक टावर ये है, तो यहाँ पर वेट जो होता है एक ये हो रहा है। सेकंड आपका केस है कि एक टावर ये और एक टावर ये है, तो यहाँ पर आपका कंडक्टर में सैग की प्रॉब्लम थोड़ा कम होगी, यहाँ पे कंडक्टर के में सैग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। सो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, जो स्ट्रेंथ आपका लग रहा है टावर की हाइट और स्पैन की वजह से, ये भी आपके सैग को इंक्रीज करता है। इसीलिए कहते हैं कि वुडन पोल्स को जो रखते हैं, क्योंकि वुडन पोल्स में टेंसाइल प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वुडन पोल्स को हम 75 मीटर की हाइट तक ले जाते हैं। एंड स्टील पोल्स में टेंशन प्रॉब्लम कम रहती है, तो स्टील पोल्स को आप 250 मीटर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कंडक्टर की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अगेन द मेन पॉइंट इज कि कंडक्टर आपने जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखे हैं 1 बाई 1 बाई 1 और इस टाइप से आप हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हैं, तो कंडक्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है आपका सैग कैसे है। क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल कंडक्टर मान लीजिए ये है, इसके पीछे है, तो वहाँ पे विंड ब्लो की अगर सिचुएशन आती है तो कंडक्टर एक दूसरे को टच करके शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करते हैं कि अगर ये ब्लो करते भी हैं ऐसे ऐसे, तो आपके एक दूसरे कंडक्टर को ये टच नहीं करेंगे और वहाँ पर सैग की कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है। सो
द थिंग इज़ कि वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन और ये आपके जो हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एक ये भी पॉइंट है कि जब हम आइस कोटिंग एरिया में रहते हैं जहाँ पे आइस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी आप वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपका आइस का फॉर्मेशन आया तो किसी एक कंडक्टर पे आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। सेम एज किसी एक कंडक्टर पे आपका डिसअपियर भी हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम अनइक्वल सैग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो अनइक्वल सैग की पॉसिबिलिटी से यहाँ पर हम क्या शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन हम आइस कोटिंग एरिया में नहीं प्रेफर करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन की प्रेफर करेंगे आइस कंडीशंस की एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट ये दो पॉइंट हैं आपके सैग और स्पैन के, जब आप ओवरहेड लाइंस की बात करें। नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स? सो लेट्स सी द सम डिज़ाइनिंग पॉइंट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स कि अंडरग्राउंड केबल्स में किस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग उसके डिज़ाइनिंग के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब अंडरग्राउंड केबल्स की हम बात करें तो उसमें आपके दो फैक्टर्स आते हैं, या पहले आप डिस्कस करें कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ एलटी पावर केबल्स। एलटी मीन्स अगर आप हम कह सकते हैं कि लो टेंशन अंडरग्राउंड केबल्स की हम बात करें या हाई टेंशन अंडरग्राउंड केबल्स की बात करें, तो अगर आप लो टेंशन अंडरग्राउंड केबल्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स इसको फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर आपका आता है सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज में कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन होते हैं केबल के कि किस टाइप का वोल्टेज आप प्रेफर कर रहे हो, किस टाइप का सिस्टम है, वेदर इट इज़ सिंगल फेज, थ्री फेज, अर्थ और अनअर्थ। ठीक है, एसी है, डीसी है, ये सब आपके आ जाते हैं कि सिस्टम वोल्टेज क्या है या सिस्टम वोल्टेज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सो दैट आप एलटी पैनल को या एलटी पावर केबल को डिसाइड करें या डिज़ाइन करें। दूसरा आपका आता है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पावर केबल। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट लाइक इंसुलेटेड एल्युमिनियम पावर केबल्स या इंसुलेटेड कॉपर केबल्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी के चार्ट्स हैं हमारे बुक्स में। लाइक जो मैं बुक्स प्रेफर कर रहा हूँ फॉर न्यू एज इंटरनेशनल की बुक है उसमें भी आपके दिए हुए हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी चार्ट्स। एंड आपके नॉर्मली भी नेट पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट बुक्स में हैं, अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी केबल्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एल्युमिनियम पावर केबल की बात करें, अगर हम एल्युमिनियम पावर केबल 1.5 mm स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो 1.5 mm स्क्वायर के लिए अगर वो सिंगल कोर है तो सिंगल कोर के केस में 21 एम्पियर की करंट बियर करेगा। 2 केबल है तो और 3 केबल है तो वो 17 एम्पियर की करंट बियर करेगा इन केस जब आप उसको ग्राउंड में रखें। ठीक है, अगर आप उसको एयर में रखते हैं, दिस इज़ फॉर ग्राउंड, और एयर में अगर आप रखते हैं 2 केबल की कोर है तो 18 एम्पियर की करंट बियर करेगा, एंड 3 केबल की कोर है तो 15 एम्पियर की करंट बियर करेगा इन केस ऑफ एयर। सेम एज अगर ये तो आपने बात की जब सिंगल कोर की बात हुई। ट्विन एंड मल्टीपल अगर कोर केबल है तो अगर आप ग्राउंड में बात करें 2 कोर केबल है तो 2 कोर केबल आपकी 18 एम्पियर की करंट बियर करेगा, एंड 3, 5, 4 कोर केबल है तो वो 16 एम्पियर की करंट को बियर करेगा इन केस ऑफ ग्राउंड। इन केस ऑफ एयर it is 16 and 13, 16 for 2 core cable and 13 for consequently 3, 4, 5 core cables. This is for aluminum insulated core cables. अगर आप पावर केबल्स की बात करें कॉपर के लिए तो कॉपर के लिए मान लीजिए अगर 2.0 स्क्वायर mm का अगर कॉपर वायर है या कॉपर केबल है तो उसके लिए या 2.5 का नहीं 1.5 mm और 2.5 mm के दो वायर आपके आते हैं। सो मान लीजिए अगर आपका 1.5 mm स्क्वायर mm का केबल है कॉपर का या आपके 2.5 mm स्क्वायर mm का केबल है कॉपर का, इन दैट केस ग्राउंड में करंट कैपेसिटी अगर 2 कोर की हम बात करें
सो 2 कोर के केस में ग्राउंड में 23 एम्पियर की करंट बियर करता है और एयर में 20 एम्पियर की करंट बियर करेगा। दिस इज़ फॉर ग्राउंड, दिस इज़ फॉर एयर। सेम एज 2.5 mm स्क्वायर का कॉपर वायर अगर आप 2 कोर का लें तो ग्राउंड में 32 एम्पियर की करंट को बियर करेगा एंड एयर में 27 एम्पियर की करंट को बियर करेगा। सो दिस ऑल डेटा इज कि कौन सा केबल एल्युमिनियम का या कॉपर का किस कोर का है, वो कितनी अमाउंट ऑफ करंट बियर करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी, जब आप उसको बिछाते हो, ग्राउंडिंग करते हो या उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं ना। ये सारे जो आपके ये वैल्यूज़ दिए गए हैं ये आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि ग्राउंड टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर आपका जो है 40 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल आपकी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर होना चाहिए, डेप्थ ऑफ लेइंग क्या इतने 750 mm का डेप्थ होनी चाहिए। ये सारे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके बेस पर ये वैल्यूज़ आपकी ली गई हैं, ठीक है। ये रेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इन स्टैंडर्ड कंडीशन के बेस पे लिए गए हैं। तो दिस इज़ योर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केबल। नाउ थर्ड पॉइंट इज मोड ऑफ इंस्टॉलेशन। हम क्या रखते हैं केबल के केस में? तो मोड ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि आप किस सिचुएशन में आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जा रहे हैं। लाइक वहाँ पे अगर क्या ग्राउंड के अंदर डैमेज होने की प्रॉब्लम है केबल को या डैमेजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन की बात करें तो हम वहाँ पे आर्मर्ड केबल यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज आर्मर्ड केबल्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट डैमेज और अकाउंट ऑफ एक्सीडेंशियल डिगिंग, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप चीपर अनआर्मर्ड केबल को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आपके अंडरग्राउंड केबल के केस में? इट इज़ ±5% ऑफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज। जो आपका परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है ये ±5% हम लेके चलते हैं। जब हम केबल की साइज़ को लेके कंसीडर करके चलते हैं तो वोल्टेज का वेरिएशन ऐसा लेके मान के चलते हैं कि ±5 वोल्टेज वैरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या होती है केबल की? शॉर्ट सर्किट रेटिंग का मतलब है कि अगर फेस टू फेज और फेस टू अर्थ ये शॉर्ट आती हैं कि दो फेज आपस में टच हो जाए या एक फेज अर्थिंग से उसके बीच में शॉर्ट कंडीशन आए, तो हैवी अमाउंट ऑफ जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करती है, केबल को डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो उस हैवी अमाउंट ऑफ करंट को विदस्टैंड कर सके, उसके स्ट्रेस को झेल सके, सो दैट कोई टेम्परेचर यहाँ केबल के अंदर रिजल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग को भी हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग किसी केबल को डिसाइड करते हैं कि किस केबल को कहाँ पे यूज़ करना है। एंड अगेन ये शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो अप टू 1 सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं कि अगर 1 सेकेंड की अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पे शॉर्ट होता है, फॉल्ट आती है, तो क्या आपका केबल विदस्टैंड कर पाएगा उस करंट को? आपका टेम्परेचर केबल का नहीं राइज करेगा, राइज करेगा? ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्या है कि जब आप केबल को सेलेक्ट करते हो, साइज़ या केबल की सेलेक्टिंग करते हो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट शुड बी आप इकोनॉमिकली कंसीडर करना चाहिए। I/R लॉसेज आपको चेक करना चाहिए कि I/R लॉस कम हो उस केबल का, सो दैट कैपिटल जो इंटरेस्ट है या कॉस्ट है वो आपकी कम रहे, डिप्रिसिएशन रेट आपका कम रहे। या ये सारी चीज़ें इसलिए रखते हैं कि साइज़ आपकी केबल की मिनिमम रनिंग कॉस्ट जो हो उसको हम प्रेफर करें, ठीक है। तो ये आपके कुछ 6 पॉइंट्स हैं कि जो आपके डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स में लोअर टेंशन लाइन में जब जाते हैं तो ये 6 पॉइंट को हम कंसीडर करके चलते हैं ना। अगर आप एच टी या हाई टेंशन लाइन की बात करें तो सेम एज ये भी यही पॉइंट आपके HT लाइन्स के केस में है कि सिस्टम वोल्टेज आपका क्या होगा। तो सिस्टम वोल्टेज आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में है, 2 वायर है, 3 वायर है, 4 वायर सिस्टम है, अर्थ है कि अनअर्थ है, अनअर्थ सिस्टम है। ये सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन मैटर करेगी सिस्टम वोल्टेज के लिए। ना करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है आपकी
जब आप LT या HT लाइन की बात करें, लाइक 3.3 kV की बात करें, 6.6 kV लाइन की बात करें या 11 kV के ऊपर की बात करें, तो उस केस में भी आपका आर्मर्ड केबल जो हम लोग यूज़ करेंगे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी। लाइक अगर आप एक नॉर्मल आर्मर्ड केबल की बात करें, 16 mm स्क्वायर का आर्मर्ड केबल है, तो इन एयर आपका 75 एम्पियर की करंट बियर करता है, इन ग्राउंड आपकी 76 एम्पियर की करंट बियर करता है, और डक्ट में 68 एम्पियर की करंट को बियर करेगा नॉर्मल एक आर्म केबल 3.3 kV और 6.6 kV वोल्टेज के ऊपर। 11 kV लाइन अगर है, 3 कोर बेल्ट आर्मर्ड केबल अगर हम यूज़ करें वहाँ पर, तो 16 एम्पियर 16 mm स्क्वायर का जो आपका नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया वाला केबल है वो आपकी एयर में 65 एम्पियर, ग्राउंड में 70 एम्पियर और डक्ट में 61 एम्पियर को बियर कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट आर्मर्ड केबल्स की रेटिंग्स हैं। मैंने एक सिंपल एक आर्मर्ड केबल की वैल्यूज़ दी हुई है, आप डायरेक्टली चार्ट को देख के कई सारे वैल्यूज़ को आप फेच कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द योर न्यूमेरिकल और योर सिचुएशन। अगेन सेम थिंग कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ ली गई हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर की बात हो रही है। थर्ड वन की मोड ऑफ इंस्टॉलेशन क्या होता है आपके HT केबल के केस में, डायरेक्टली ग्राउंड में है, डायरेक्टली डक्ट में है, या एयर के थ्रू पास किए गए हैं या ग्राउंड के ऊपर पास किए गए हैं। सो मोड ऑफ इंस्टॉलेशन अगेन मैटर। नेक्स्ट परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, HT के केस में आपने ±5% का परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप था, यहाँ पर HT के केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ±6 to ±9% का वोल्टेज वेरिएशन रहेगा डिक्लेयर्ड वोल्टेज में, ठीक है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या है। शॉर्ट सर्किट रेटिंग की अगर हम बात करें कॉपर एल्युमिनियम कंडक्टर केबल्स की फॉर 1 सेकेंड ऑफ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, तो इसमें आप डीप में अगर आपको देखना हो तो यू कैन रेफर दिस इंडियन स्टैंडर्ड 1255 1967। इसमें पूरे चार्ट्स आपको अवेलेबल हैं, आप इधर बुक्स देख लीजिए और डायरेक्टली गूगल पे ये इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या होती है किसी भी केबल की या किसी भी वायर की। अगेन इकोनॉमिक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि वेदर इट इज़ फिजिबल टू इंस्टॉल दिस केबल और नॉट, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स की जब आप डिज़ाइनिंग की पार्ट में जाते हो अंडरग्राउंड केबल्स की, तो इन पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। अगेन जो लेइंग है या ग्राउंड में जब अंडरग्राउंडिंग केबल की करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो हम रखें वो आपका होना चाहिए ग्राउंड में जाने के लिए। तो एक और आपका इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट रखें। अगेन यहाँ पर बेंड की सिचुएशन मिनिमम रहे, ठीक है, एंड मिनिमम बेंड। जब हम अंडरग्राउंड केबल को अपने डिग करते हैं ग्राउंड के अंदर तो कोशिश करें कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो और बेंड की सिचुएशन कम से कम हो। लाइक अगर आप डेप्थ की बात करें तो एक्स्ट्रा डेप्थ ना दें, जितना है वेरिएशन उतना ही रखें। अगर आप डेप्थ की बात करें लाइक अगर अप टू 1.1 kV का ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो आपका जो डेप्थ होना चाहिए जिसके गहराई या जो गहराई है वो आपकी 45 प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल, ये इतनी आपकी डेप्थ होनी चाहिए टेंस की। अगर आप 3.3 to 11 kV की बात करें तो यहाँ पे 75, ये सेंटीमीटर की वैल्यूज है, 75 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल, ठीक है। एंड सेम एज अगर आप 22 से 33 kV की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी 100 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल, इतना डेप्थ हमको लेके चलना पड़ेगा, इतना टेंस का डेप्थ हमको लेके चलना पड़ेगा डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए ना। अगर आप विथ की बात करें केबल में, क्योंकि केबल एक साथ दो भी केबल पड़ सकती हैं, तो उनके हॉरिजॉन्टल जो इंटरएक्शियल स्पेसिंग है इट शुड बी, अगर आप दो हॉरिजॉन्टल केबल को लेके जा रहे हो ग्राउंड में तो इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है इट शुड बी 0.25 मीटर to 0.4 मीटर, ठीक है, सो दैट
कि म्यूचुअल हीटिंग को आप रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कुछ आपके कंसीडर करने के जब आप अंडरग्राउंड केबलिंग की करें। और अगेन नेक्स्ट है कि लास्ट में जब कहीं कहीं पे आपको केबल टर्मिनेशन की भी बात आएगी, केबल को वहाँ पे टर्मिनेट करना है, तो यूज़ देयर आर टर्मिनल बॉक्स और सीलिंग बॉक्स। यहाँ पर हम टर्मिनल बॉक्स, टी बॉक्स या सीलिंग बॉक्स एस बॉक्स कंसीडर करते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कंडक्टर को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद उस ज्वाइंट के ऊपर बिटुमिनस का केबल कंपाउंड इंसुलेट करने के लिए कनेक्शन पे सारे लगाते हैं, सो दैट वो इंसुलेट करें और मॉइस्चर कंटेंट ना हो। तो दीज आर सम पॉइंट्स कि आप मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवररोड एंड अंडरग्राउंड केबल्स में क्या क्या बातें ध्यान रखें। ना एक न्यूमेरिकल का केस लेते हैं एंड इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स। तो न्यूमेरिकल का केस हम नेक्स्ट क्लास में ले रहे हैं, और या इसी को नेक्स्ट कंटिन्यूएशन सेगमेंट में ले रहे हैं। टिल देन, thank you very much for watching this video of transmission and distribution line, overhead and underground cables. Thanks for watching and thanks for subscribing my channel Polytech Guru.